जय हिंद साथियों, स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। हम लोग देख रहे थे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशकत्व। आज हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ इसे देखेंगे और डीपीएसपी का मूल स्रोत किस देश से संबंधित है और भारत का डीपीएसपी किस देश से लिया गया है और डीपीएसपी का योगदान जब राज्य कोई नीति बनाता है तो उसमें किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, उसे भी देखेंगे। और राज्य का क्या कर्तव्य होता है डीपीएसपी के इस एसपी को लेकर। वहीं मूल अधिकार और डीपीएसपी को भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना और एक भी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से जाए ना, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने का एक ही सिद्धांत है प्यारे साथियों, एक ही मूल सिद्धांत है। वो क्या है? वो है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहना। ठीक है, शायद किसी ने ठीक ही कहा है, पंखों से उड़ान नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। शिक्षा की जड़ें बहुत ही कड़वी होती है लेकिन उसका फल बहुत ही मीठा होता है। उसका फल का जो रसवादन होता है वो जीवन के अनंत काल तक प्रेरित करता है और लोगों को लाभान्वित करता है। शिक्षा कुछ इस प्रकार से है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम लोग देखेंगे भाग कितना बाबू? तो 4। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे भाग 4। भाग 4 में कितने अनुच्छेद होते हैं बाबू? तो होगा कितने? 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किस टॉपिक का वर्णन है, किस विषय का वर्णन है? तो बाबू होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या होगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? तो कहते हैं डीपीएसपी। इसका फुल फॉर्म क्या है तो उसे भी देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है बाबू, तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डीपीएसपी का अर्थ क्या है बाबू? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तत्व कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जाना भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन है बाबू? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे अंग्रेजी में डीपीएसपी भी शॉर्ट में कहते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, यानी कि जो ये तत्व है जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके निर्देश हैं कि आप, यानी कि राज्य जब
कोई भी विधि बनाएगा, कोई भी नीति बनाएगा तो इन तथ्यों को शामिल करेगा। ये हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माताओं का निर्देश है। क्या? तो नीति निर्देशक तत्व अपने राज्य, अपने पॉलिसी में, अपने नीति में शामिल करेगा। ठीक है, और क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई उसे भी हम लोग देखेंगे। आइए अगला देखते हैं हम लोग। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी डीपीएसपी है जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका मूल सोर्स कहाँ से है? तो मूल स्रोत की बात की जाए बाबू तो कहाँ से है? तो सबसे पहले स्पेन में इसका उद्भव हुआ। किसका? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्पेन इसका मूल स्रोत है। स्पेन के बाद किसका मूल स्रोत? मूल स्रोत माने क्या? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये मूल स्रोत सबसे पहले स्पेन में आया। उसके बाद स्पेन से आयरलैंड ने एडॉप्ट किया। ठीक है, स्पेन से किसने लिया? तो आयरलैंड ने। आयरलैंड क्या किया? तो स्वीकार किया। किस देश से बाबू? तो स्पेन से। यानी कि जब मूल स्रोत की बात की जाए तो ना कि आयरलैंड है बल्कि स्पेन है। सबसे पहले स्पेन के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलता है, वहीं से आयरलैंड स्वीकार करता है, लेता है। मूल स्रोत स्पेन होगा, ना कि आयरलैंड। ठीक है, अब देखेंगे अगला कड़ी। तो अगला कड़ी क्या है? तो भारत का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो भारत आप किससे लेगा? तो आयरलैंड से लेगा। ठीक है, आयरलैंड से डीपीएसपी भारत लेगा। ठीक है, पहले इस मूल स्रोत स्पेन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद स्पेन से आयरलैंड ने लिया और भारत का जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो किस देश से लेगा भारत? तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लेता है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा छोटा कर दे। आगे हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक का उद्देश्य क्या है? तो इसे भी आप लोग लिखेंगे। तो क्या है? तो मुख्यतः दो इसका उद्देश्य हैं। क्या क्या? तो लोक कल्याणकारी राज्य की
स्थापना करना, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मूल उद्देश्य क्या है बच्चों? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना पहला। दूसरा होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि इस क्षेत्र में लोगों को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जाए। और हमारा राज्य कैसा होगा? तो लोक कल्याणकारी राज्य होगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमारा राज्य कैसा होगा? तो लोक कल्याणकारी, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? हमारा संविधान का भाग 4 जिसमें डीपीएसपी का जिक्र है, उसमें लोक कल्याणकारी राज्य का कल्पना किया गया है। तो हम लोग देख रहे थे डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, मुख्य 2 ही उद्देश्य हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना पहला, और दूसरा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। और अक्सर एग्जामों में आ जाता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। कभी कभी ऑप्शन भी दे देता है, प्रस्तावना, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट को, ठीक है, राज्य को पॉलिसी बनाते समय मौलिक अधिकार में निहित जो तत्व हैं उन्हें जोड़ा जाने का निर्देश दिया गया है संविधान निर्माताओं द्वारा, ठीक है। निर्देश दिया गया है कि आप डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करेंगे जो भी आप पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मूल स्रोत स्पेन है, स्पेन से आयरलैंड ने एडॉप्ट किया, और हमारा डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डीपीएसपी, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। डीपीएसपी न्यायालय में, ठीक है, कहाँ बाबू? तो न्यायालय में, प्रवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, मतलब बाद योग्य नहीं है, और न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो किसको लेकर नहीं दिया जा सकता? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि प्रवर्तनीय नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जो मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है उसे चुनौती दिया जा सकता है, और वो परिवर्तनीय भी है, ठीक है। तो आप लोग एक छोटा सा घर बनाएंगे, लिख लेंगे मूल अधिकार एक तरफ, मूल अधिकार
राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक तरफ लिखेंगे यहाँ यूएसए से लिया गया है, ठीक है बाबू। दूसरी तरफ लिखेंगे यहाँ आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अगला है यहाँ प्रवर्तनीय है, यानी वाद योग्य है। ये होगा यहाँ प्रवर्तनीय नहीं है और न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, किसे बाबू? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। यहाँ तीसरा पॉइंट यहाँ व्यक्ति के अधिकार के लिए है, तो वहीं डीपीएसपी की बात की जाए तो यहाँ समाज के भलाई के लिए है। तो ये कुछ मूलभूत अंतर हम लोगों ने देखा। मूल अधिकार कैसे अपने आप में परिवर्तनीय है और डीपीएसपी अपने आप में कैसे परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन राज्य का ये कर्तव्य होगा जब वो नीति बनाए तो राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों को भी शामिल करे। ये हमारे संविधान निर्माताओं का निर्देशात्मक निर्देश था, ठीक है। जब राज्य नीति बनाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उन तत्वों को शामिल करेगा, एलिमेंट्स को। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है। इस पर कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते और ना ही चुनौती दिया जा सकता है। एक तरफ मूल अधिकार को रख दिया, एक तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बताएं। आगे बढ़े, चलिए। आप लिखिए बाबू, आप लोग शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं। तो पहला आप लोग लिखिए डीपीएसपी न्यायालय में डीपीएसपी न्यायालय में
चुनौती नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। दूसरा है कानून बनाते समय, कानून बनाते समय राज्य के नीति निदेशक तथ्यों को जोड़ा जाएगा। ठीक है। तीसरा है डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी राज्य के ठीक है, राज्य के शासन का मूलभूत आधार है, तो ये कुछ शर्तें हैं। डीपीएसपी को चुनौती नहीं दिया जा सकता। राज्य जब कानून बनाएगी या कोई नीति को बनाएगी तो नीति निदेशक तत्व को उसमें शामिल करेगी, जोड़ेगी। और डीपीएसपी राज्य के शासन का मूलभूत आधार है। इन्हीं चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, तो राज्य कल्याणकारी सफ़र पर चल पड़ता है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना इन्हीं तथ्यों को मिलाकर संभव है, अन्यथा इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है, कैसा, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। कौन, तो डीपीएसपी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आप लोग अगला लिखिए, कुछ विद्वानों का मत, उन्हें भी लेकर चलेंगे हम लोग। उसके बाद अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑस्टिन एक महोदय हुए थे, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, तो मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार और डीपीएसपी, मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों क्या हैं बाबू, तो संविधान के आत्मा है, ऑस्टिन ने कहा था। फिर हम लोग देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन। इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था डीपीएसपी संविधान की क्या है बाबू, तो अनोखी व्यवस्था है। एक कदम आगे चलकर, ठीक है, के.टी. शाह जी ने एक कदम आगे जाकर ये कहा कि यहाँ एक चेक है, बैंक का चेक, यह एक चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो इन विद्वानों का मत भी इम्पोर्टेंट हो जाता है डीपीएसपी को लेकर। और डीपीएसपी
डीपीएसपी को ऐसे ही नहीं लाया गया, क्योंकि आवश्यकता थी, समय की आवश्यकता थी, ताकि हमारा जो राज्य कोई नीति बनाए तो लोगों के भलाई के लिए बनाए, लोगों के उत्थान के लिए बनाए, उनके दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए किया जाए, ठीक है। और उनके जो मानवीय आधार हैं, उन आधार पर उन्हें न्याय संगत व्यवस्था उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था की जाए, इसीलिए डीपीएसपी लाया गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग लिख लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये केटी शाह ने कहा था, ये बैंक चेक ठीक है कहा था, यह एक चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। क्या? तो इनका कहने का भाव था राज्य चाहे तो डीपीएसपी के तहत दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद कितना से कितना तक था। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक था, ठीक है। हम लोग पहला देखते हैं अनुच्छेद 36, ठीक है। अनुच्छेद 36, तो इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है। जो भाग 3 में भी वर्णित है, वही इसी में भी मान्य होगा। जब आप लोग भाग 3 मूल अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 12 भी क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, ठीक है। राज्य की परिभाषा से संबंधित ये है, राज्य अपना नीति बना सकता है, राज्य अपना कानून बना सकता है। अगर हम लोग भी कानून बना दें तो हम लोग भी राज्य कहलाएंगे, लेकिन जो संभव है नहीं। राज्य उसे कहते हैं जो अपना कानून खुद बनाता है, उसका एक सीमित अधिकार क्षेत्र रहता है, उसे राज्य कहते हैं। और वही चीज़ हम लोग भाग 4 के अनुच्छेद 36 में आते हैं, तो वहाँ भी हमें राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है, जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में वर्णित है, वही यहाँ भी मान्य होगी, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? तो ये कहता है न्यायालय में, वही रटी रटाई बात, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है और इसे ज़बरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो भाग 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, भाग 37 में है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है,
यानी कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, इसे ज़बरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन जो निदेशक थे हमारे संविधान के, उन्होंने कहा है कि जब आप नीति बनाएंगे तो डीपीएसपी को लागू करना पड़ेगा, यहाँ से आपको प्रेरणा लेकर बनाना पड़ेगा, तभी वो पॉलिसी, वो नीति, ठीक है, वो योजना लोगों के कल्याण कर पाएगा, लोगों के दिनचर्या को, उनके विकास को, उनके शैक्षणिक योग्यता को बेहतर बनाएगी। ये तभी होगा जब आप डीपीएसपी से चीज़ें लेंगे, प्रेरित होकर उन भावों को अपने पॉलिसी, अपनी योजनाओं में शामिल करेंगे तब। तो 36 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, इसे मैं छोटा कर देता हूँ और आप कीबोर्ड में आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। अगला है तो क्या है, अनुच्छेद 38। तो इसमें क्या है, तो इसमें ये है, ठीक है, ये है कि ऐसी व्यवस्था बनाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाया जाएगा, कैसी, जिसमें सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और क्या, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। किन्हें, तो बाबू आम लोगों को, ठीक है। ऐसी व्यवस्था बनाया जाएगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। किन्हें, तो लोगों को, आम जनमानस को, आम जनमानस के लिए ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उन्हें न्याय मिले। किन लोगों को, तो भारत के आम जनमानस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला है, क्या है, तो अनुच्छेद कितना होगा, तो 39, 39। ये किससे संबंधित है, तो इसमें उन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर लोगों के आजीविका, लोगों के आजीविका को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, पर्याप्त अवसर या समानता कह लीजिए। फिर स्त्री एवं पुरुष अगर कहीं काम करते हैं, स्त्री और पुरुष अगर कहीं कार्य करते हैं तो क्या किया जाएगा उन्हें, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, यानी कि स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर कार्य करता है समान
तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किसमें है? तो अनुच्छेद 39 में निहित है। अगला है जो श्रमिक हैं, ठीक है, श्रमिकों के क्या? तो शक्ति एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी प्रावधान है, ठीक है, इन चीज़ों का प्रावधान है और ये 39 में निहित है। अगर कोई स्त्री और पुरुष कहीं दोनों कार्य करते हैं तो उन्हें समान वेतन मिलेगा, ठीक है। और जो श्रमिक है उनके स्वास्थ्य और जो शक्ति है उसका सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि ओवरलोडेड कार्य नहीं करा सकते, 8 घंटा की जगह 10 घंटा उतने वेतन में नहीं करा सकते, उनका सुरक्षा का व्यवस्था किया गया। और ये आया हुआ प्रश्न है यूपीएससी का। स्त्री एवं पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद किसमें है? और कभी कभी भाग भी पूछ देता है, भाग डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। और एक है इसी में, उसे भी नोट करेंगे आप लोग, क्या है? अनुच्छेद 39 क्लोज ए। क्लोज ए है, मैं आप लोग को बताया था, ये मूल संविधान का भाग नहीं रहता है, ये संसद द्वारा संशोधित करके बिल पारित करके इसे एक्ट बना दिया जाता है। तो अनुच्छेद 39 क्लोज ए में क्या है तो इसे भी देखेंगे। इसमें है क्या है? तो इसमें है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि कोई व्यक्ति गरीब है, वंचित है, शोषित है, जिसके पास वकील करने का भी पैसा नहीं है, उन्हें क्या किया जाएगा? तो समान न्याय के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 39 क्लोज ए में इसका वर्णन किया गया है। ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया, ठीक है। तो क्या? तो समान न्याय उसे भी मिलना चाहिए, हर उस तबके तक न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं है वकील करने का और अपना पक्ष रख कर बरी होने का। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वर्गों के लिए ये व्यवस्था है। निःशुल्क विधिक सहायता भी आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग वकील करने का सामर्थ्य नहीं है आपके पास, तो ये भी व्यवस्था हमारे संविधान में है। ये सरकारी वकील डिफेंड करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब अगला लिखिए आप लोग, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है किस लिए? तो ये है पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40। और ये यहाँ पर बापू का सपना साकार, उनके भावनाओं को रखते हुए, भावनाओं का कद्र करते हुए इस चीज़ को शामिल किया गया।
क्योंकि महात्मा गांधी का भी योगदान था। भले ही वो संविधान सभा के सदस्य ना हों, लेकिन उनके मानों को, उनके बातों को रखने के लिए उनके विचारों को भी रखना पड़ा और इसीलिए डीपीएसपी में रख दिया गया ताकि ये लागू नहीं किया जा सकता, इनके विचारों को लिया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत से संबंधित है, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का एक उन्मूलन है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। यह है ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, और ये है शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत आया, संविधान संशोधन के तहत आया क्या? तो ग्राम पंचायत, और ये 74वां संविधान संशोधन के तहत आया, संशोधन के तहत। ये क्या है? तो ग्राम पंचायत का जिक्र है इसमें, और इसमें क्या है बाबू? तो नगर पालिका। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। अनुच्छेद 40 किस लिए फेमस है, किन किन चीज़ें इसमें निहित है और किन के विचार इसमें झलकते हैं, किन के दर्शन? तो महात्मा गांधी जी के। तो आज के लिए रहने देते हैं, अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे, कल करेंगे। आप लोग जुड़े रहें, बने रहें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और अपने साथियों में शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।